चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A solid sphere of a mass m and radius r is allowed to roll without slipping from the highest point of the inclined plane of a length l and makes an angle 30 degree with a horizontal। ठीक है, तो तुम्हें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है 30 डिग्री। The speed of the particle at the bottom of the plane is v1 if the angle of inclination is increased to 45 degree while keeping the length constant. The new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2। The ratio of v1 square by v2 square is। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपने पास ये पहला वाला केस है, ये 45 डिग्री गिवन है, सॉरी ये अपने को 30 डिग्री गिवन है। अपने पास क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर कैसा है? सॉलिड स्फीयर है जिसका मास अपन m मान लेते हैं, रेडियस अपन उसकी r मान लेते हैं। तो अपन इसको रिलीज करते हैं और ये प्योर रोल करते हुए नीचे जाता है। ये अपने को l गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा l sin 30, कितना हो गया ये l/2। तो अपने को पता है कि स्फीयर पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो जब तुम्हारा ये सॉलिड स्फीयर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, तो एक तो इसके पास लीनियर स्पीड होगी v, मतलब सेंटर ऑफ मास के पास जो स्पीड होगी वो v होगी, और एक इसके पास एंगुलर स्पीड भी होगी, और एंगुलर स्पीड तुम्हारी v/r के बराबर होनी चाहिए, जब भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट स्पीड है वो 0 होगी। तो अपने को पता है कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे अगर मैं इसको 0.1 बोलूँ और इसको मैं 0.2 बोलूँ, तो 0.1 और 0.2 के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है। नॉर्मल का तो कोई वर्क डन होगा नहीं, फ्रिक्शन का भी कोई वर्क डन नहीं होगा। फ्रिक्शन का कोई वर्क डन क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो जिस पॉइंट पर तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पॉइंट तुम्हारा मूव कर ही नहीं रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी नेट वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल भी उसी पॉइंट पर लग रहा होगा और वो वाला पॉइंट तुम्हारा मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स भी कितना होगा? 0 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक तुम्हारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम हुई है, कितनी कम हुई है? mg l/2 किस में कन्वर्ट हुई होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो एक तो इसके पास ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ICOM। अब सॉलिड स्फीयर क्या होना है, तो ICOM क्या होता है? ICM होता है अपने पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या लेना है अपने को? v/r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में तुम देखो, ये वाला जो एंगल है वो तुम्हारा हो चुका है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां पर तो बेसिकली v चेंज होगा और यहां पर चेंज होगा अपना जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है वो अब कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास अब mgl sin 45। ठीक है, तो दूसरी वाली इक्वेशन लिख लेते हैं mgl sin 45। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ m v डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर इंटू v डैश अपॉन r का होल स्क्वायर। तो बस अब इनको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। तो ये कितना आएगा? ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली, तो इसको मैं लिखूंगा mgl sin 30, तो आ जाएगा अपने पास sin 30 अपॉन sin 45। इसको जब तुम काटापीटी करोगे तो v स्क्वायर के साथ जो फैक्टर आएगा इधर और यहाँ पर v डैश स्क्वायर के साथ जो फैक्टर आएगा इधर वो सेम ही होगा। तो आ जाएगा अपने पास v अपॉन v डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो v को v1 बोला गया है, v डैश को v2 बोला गया है, तो ये लिखा हुआ है v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर, मतलब v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अपने पास 1/√2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आसान सा क्वेश्चन।